माय डिवाइन इमेजरी एपिसोड नंबर 19। तो एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किवी साम्राज्य के लिए ये लोग सभी लोग निकल गए होते हैं, नाव पे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिंग वहाँ के नज़ारों का फोटो ले रही होती है। महाराज आते हैं, महाराज की फोटो खिंच जाती है। महाराज कहते हैं इतना खूबसूरत, तो वो कहती है कि हाँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम होना। तभी मिंग का बैग गिर जाता है। महाराज उठाते हैं तो उस बैग में से एक ताबीज़ गिरता है। मिंग देखती है कि बैग फट गया, तो वो कहती है कि अरे ये तो बैग नया था, मैं किवी साम्राज्य जब यहाँ पे आई तभी मैंने वो बैग लिया था। तो महाराज कहते हैं जरूर इससे किसी ने तुम्हारे बैग में डाला होगा फिर सिल दिया होगा। उसके बाद से मिंग याद कर रही होती है कि एक बार उसकी माँ ने इसका बैग उसकी माँ उसके बैग के साथ कुछ कर रही थी। तो मिंग कहती है कि शायद ये मेरी माँ ही होगी। तो वो कहते हैं महाराज क्यों, तुम्हारे माँ के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं है ना। तो वो कहती है कि हाँ, वो बस ऐसा चाहती है कि मेरे ग्रेड बहुत ही ज़्यादा अपर हो, मैं टाइम पे आऊँ तो टाइम पे सोऊँ, टाइम पे खाऊँ वगैरह वगैरह। बहुत बोलती रहती है, बहुत ज़्यादा डांटती रहती है, इसीलिए मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि माँ चाहे कैसी भी हो, तुम्हें पता है मेरी माँ जो है ना वो तो कभी मुझे पालती ही नहीं, पाली ही नहीं है, मुझे तो नौकरों ने पाला है और मैं अपनी माँ को भी कभी अच्छे से देख भी नहीं पाया था और इस वजह से मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो मिंग कहती है क्या सच में। तो वो कहते हैं हाँ, और फिर वो कहते हैं कि तुम इसे खोलकर देखना नहीं चाहती हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो ताबीज़ को खोलती है तो ताबीज़ में लिखा होता है कि मैं अपने बेटी मिंग की खुशियों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो मिंग रोने लगती है, कहती है कि मेरी माँ मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। महाराज कहते हैं हाँ देखो, वो जब तुम्हें डांटती है ना कि टाइम पे खाया करो, टाइम पे आया करो, टाइम पे आने के लिए डांटती है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। और टाइम पे खाने पीने का मतलब है कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। और ये सब चीज़ें देखकर सुनकर समझकर मिंग रोने लगती है। कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आती है और मैं तो अपने माँ के पास जा भी नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। महाराज उसे चुप कर आते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है। आगे हम चांसर कुई को देखते हैं जो कि महाराज के गुप्त कमरे में पहुंच जाते हैं। कहते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि महाराज ऐसा भी कर सकते हैं, उनके स्टडी रूम के बगल में कोई ऐसा गुप्त कमरा भी होगा। उसके बाद से कहते हैं कि यान तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है, मुझे उसे कुछ ना कुछ करने से रोकना होगा। उसके बाद से कहते हैं कि ठीक है, सभी चेक पॉइंट्स पे पहरेदारों को भेजो, अपने पहरेदारों को और पहरा कड़ी लगा दो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि महाराज की तरह दिखे उसे पकड़ लिया जाए, जान से मार दिया जाए वगैरह। महाराज को राज्य में अंदर घुसने से रोकने के लिए सारे चेक पॉइंट्स पे बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं नोबल कॉन्सर्ट मान कुछ कपड़े वपड़े सिल रही होती है। दूसरे राजकुमार आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कुशल है। तो वो कहती है हाँ। तो कहते हैं ये क्या है। तो वो कहती है कि ये एक कैप है, इसे ये सर्दी से बचाएगा और जो राजकुमार हैकिंग है वो हमेशा घुड़सवारी करते रहते हैं ना, तो उनके लिए सही रहेगा, ठंडी नहीं लगेगी। यहाँ पे नोबल कॉन्सर्ट, यहाँ पे लाल परी आती है और कहती है कि वैसे महाराज चले गए हैं, दूसरे राजकुमार तुम क्यों नहीं गए। तो वो कहता है मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम अकेली ना हो जाओ, इसीलिए तुम्हें छोड़ के नहीं गया। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि काले कपड़े वाला एक व्यक्ति आकर यहाँ पे देखता है और दूसरे राजकुमार जब जाते हैं उसे पकड़ने के लिए तो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एक चिट्ठी लिख देता है कि नोबल कॉन्सर्ट जो है वो यांग सिटी में है और एक कबूतर को भेज देता है। मिंग और महाराज को देखते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मिंग कहती है कि आपके हरम की बात की जाए तो मैं तो तीसरी हूँ ना। तो महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या, मेरे हरम में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और इसके बाद से जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो महारानी दाउजर से तुम्हें मिलाऊंगा और हम दोनों फिर साथ हो जाएंगे हमेशा के लिए। मिंग कहती है तो फिर लेडी कॉन्सर्ट वान का क्या। तो वो कहती है कि वान मेरी नहीं है, वान सिर्फ और सिर्फ प्रिंस से प्यार करती है, तो वो उसकी होगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और महाराज को गले लगाती है, हक करती है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मिंग और महाराज एक जगह बैठे होते हैं और बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पे कुछ काले कपड़े वाले सैनिक आते हैं नकाबपोश और इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। महाराज मिंग को नाव में भेज देते हैं और फिर उन सैनिकों से लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद से सारे सैनिक मिलकर महाराज पर हमला कर रहे होते हैं, मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन महाराज को एक सीने में तलवार तो लग जाती है, लेकिन फिर भी उन सबसे लड़ाई कर रहे होते हैं। मिंग को मारने के लिए एक नकाबपोश आता है नाव में, तो महाराज नाव को दूसरी तरफ ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से मिंग की जान बच जाती है। और मिंग को लेकर महाराज कहते हैं कि मिंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। और फिर मिंग को लेकर महाराज पानी में कूद जाते हैं, जिसके बाद से यहाँ पे सारे सैनिक आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं पर महाराज कहीं भी नहीं दिखते। जिसके बाद से हम देखते हैं कि गार्ड कॉन्ग और लुहुआन आते हैं और कहते हैं कि जरूर महाराज को मेरा लाया हुआ खाना पसंद आएगा। तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे महाराज है ही नहीं और चारों तरफ महाराज को ढूंढने लगते हैं। लुहुआन कहता है कि कुछ पता नहीं चल रहा है महाराज कहाँ है। वहाँ पे खून देखते हैं और ये लोग परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे कॉन्ग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हथेली घात लगाकर बैठे थे और जैसे हम लोग यहाँ पे गए वो लोग हमला कर दिए, हमें महाराज को ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद से हम महाराज को देखते हैं जो कि घायल अवस्था में मिंग को लेकर भाग रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आगे जाके महाराज वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, तो फिर मिंग उन्हें जगाने की कोशिश करती है। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, उन्हें लेकर और आगे जाते हैं। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद एक झोपड़ी के पास महाराज बेहोश हो जाते हैं। मिंग अंदर जाती है, देखती है कोई नहीं है। वहाँ पे महाराज को लेकर आती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। और वहाँ पे लाके मोमबत्ती जलाती है, जिसके बाद से उनके घाव में मरहम लगाने के लिए कपड़े खोलने जाती है, तो महाराज रोकने लगते हैं। मिंग कहती है मुझे घाव साफ करना है, उस पर दवाई लगानी है। तो महाराज कहते हैं ठीक है। उसके बाद से दूसरे सीन में देखते हैं कि महाराज शर्टलेस होते हैं और मिंग उनके घाव पे दवाई लगा रही होती है। महाराज कहते हैं तुम रो मत, मैं नहीं चाहता कि तुम रो और मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। और उसके बाद से उसे अपने गले से लगा लेते हैं, कहते तुम चिंता मत करो, दर्द ठीक हो गया, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मिंग यहाँ पे महाराज को गले से लगा के रो रही होती है। कि लाल परी
और जिमी चू के दूसरे राजकुमार दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लाल परी कहती है कि अच्छा तो तुम जिमी वापस जाना चाहते हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें भी चलना है, तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस इस बात के जानने के लिए आश्चर्यचकित हूँ कि जिमी राज्य कैसा होगा। तो वो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत सारी बखान करते हैं अपने राज्य के बारे में। उसके बाद से कहते हैं क्यों ना तुम मेरी मेहमान बनकर चलो, तो वो कहते हैं नहीं भूल जाओ, मुझे नहीं जाना है। हालांकि जब साइंस स्टार्क में मैं काम वाम करने लगूंगी तो एक बार जरूर आऊँगी। तो यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं, नोटिस बोर्ड पे कुछ नोटिस लगाते हैं, मतलब 2 फोटो लगाते हैं, एक मेंगमेंग की और एक महाराज की। कहते हैं इन दोनों को गिरफ्तार करवाने वालों को 100 टेल्स दिया जाएगा। यहाँ पे लाल परी आगे जाती है, कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिमी चू का दूसरा राजकुमार कहता है कि ठहरो, तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हम महाराज को देखते हैं जिन्हें अभी तक होश नहीं आया होता है। तो मेंगमेंग उन्हें उठाने की कोशिश करती है दूसरे दिन, लेकिन वो महाराज का घाव देखती है तो और ज़्यादा बढ़ गया होता है। उसके बाद से मेंगमेंग वहाँ से उठती है और दौड़ते हुए कहीं भाग रही होती है और भागते भागते वो रास्ते में गिर जाती है, लेकिन फिर वो उठती है और आगे बढ़ती है। आगे की सीन में हम वान को देखते हैं कि बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि कृपया हमारी मदद करो। वान कहती है कि मुझे जाना है, तो उनकी नौकरानी लिंगडम कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप अभी नहीं जा सकती। लाल परी ने और मिस्टर ली ने मना किया है, आप अभी बाहर नहीं जा सकती। वो कहती है कि मुझे जाने दो, एक बार देखना है। तो वो जाके जैसे ही बाहर देखती है कि वहाँ का जो आदमी होता है उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, मतलब उनको बेहोश करता है और उनका अपहरण कर लेता है। आगे हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि एक राज्य में सभी लोगों से पूछ रहे होते हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे होते हैं मेंगमेंग और महाराज की, और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि जो भी इनके बारे में खबर लेकर आएगा उन्हें अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। और वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मेंगमेंग दौड़ती हुई आती है, वो देखती है अधिकारियों को, तो कहती है मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बात करने जाती है यहाँ पे जिमी चू का दूसरा राजकुमार उसे रोक लेता है, कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अभी गिरफ्तार हो जाती। वो कहती है क्या, तो वो पर्ची दिखाता है, जिसके बाद से पता चलता है कि मेंगमेंग और महाराज की गिरफ्तारी का ऑर्डर निकला हुआ है। मेंगमेंग कहती है लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि क्यूयान जो है वो बेहोश है, अभी होश में नहीं आया। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज को होश आ गया होता है और जिमी चू के सेकंड राजकुमार कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो क्या। तो वो कहती है कि तुम देख सकते हो ना, तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि महाराज को ठग लिया गया है, मतलब उन्हें मारा गया है, और ये सब वो चांसलर कुई का काम है। यहाँ पे महाराज कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वहाँ बाहर कैसे किस प्रकार के सैनिक लगे हुए हैं। तो वो बताता है कि मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 तरीके के सैनिक है। तो वो कहता है अच्छा ये सब चांसलर कुई का किया धरा है, वो नहीं चाहता कि मैं वापस राज्य में लौट सकूँ। जिमी चू का दूसरा राजकुमार कहता है कि ठीक है हम लोग कोई योजना बनाते हैं, किसी योजना पे बात करते हैं। उसके बाद से ये लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि वैसे कॉन्ग और लूंगवान भी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग कहते हैं उन्हें भी जल्दी ढूंढना होगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि महाराज चिंतित होते हैं, तो मेंगमेंग आती है और उन्हें कपड़ा उड़ाती है। उसके बाद से महाराज कहते हैं तुम सोई नहीं। तो वो कहते हैं आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ। उसके बाद से मेंगमेंग बताती है कि हमारे गृहनगर में ना कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारी होती है, वो सब पता है क्यों। तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी हो जाती है। तो महाराज बताते हैं अच्छा तो इसका इलाज क्या है। तो मेंगमेंग कहती है कि बस आराम से बिस्तर पे लेटो और आंखें बंद करो, सो जाओ और सारी बीमारियाँ छूमंतर हो जाती हैं। महाराज कहते हैं अच्छा। उसके बाद से ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है और ये इस जगह पे देखता है, मतलब झोपड़ी में बहुत सारे बल्ब लगे हुए। तो वो सोचता है कि इसके अंदर है कौन, बोला कर हर्रा होता है शायद इस घर का मालिक। लेडी कंसर्ट वान को पकड़ के लाया जाता है, जहाँ पे अपने पिता से मिलती कहती है पिताजी। जैसे ही पिताजी पीछे मुड़ते हैं उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें वो डाकू पकड़ के नहीं ले गए होते तो तुम अब तक तो प्रिंस हैकिंग के साथ भाग गई होती ना। तुमने मेरे चरित्र पे दाग लगा दिया, अपने चरित्र पे दाग लगा के। तो वो कहते हैं कि पिताजी आपको पता था कि मुझे समुद्री डाकू पकड़ के ले गए, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, क्यों। तो पिताजी कुछ नहीं बोल पाते। वो कहते हैं कि अच्छा तो आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा भी है, कभी अपनी बेटी मानते हैं, आपको तो मेरी कोई भी चिंता नहीं। आप तो इतना सब होने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चिंता है। आपको पता था कि मेरी जान जा सकती है और मेरी जान के ये सब जानने के बाद भी आपको सत्ता की चिंता पड़ी हुई है। तो महाराज कहते हैं कि तुम क्या हो मेरे लिए, मतलब मैंने तुम्हें महाराज के साथ भेजा, तुमने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जान जाने वाली थी और मैं मरते मरते बची। यहाँ पे चांसलर कोई कहते हैं अपने आदमियों से कि इसे ले जाके कैद कर दिया जाए और हाँ मेरी इजाजत के बगैर इसे किसी को मिलने न दिया जाए। अगले सीन में हम प्रिंस हैंगी को देखते हैं जो कि पत्र लिख रहे होते हैं महाराज को, और उसमें बताते हैं चांसलर कुई के बारे में कि मैंने छानबीन करने पर ये सब कुछ पता चला है। उसके बाद से कहते हैं कि आप लोग को संभल के रहना होगा कि बाहर आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा संभल के आइएगा। उसके बाद से यहाँ पर उनका आदमी आता है, उन्हें एक लेटर देता है जिसमें महाराज के बारे में कुछ पत्र होता है और वो उस पत्र को जला देते हैं। राजकुमार हैंगिंग ने पत्र में लिखा होता है कि चांसलर कुई के पास बहुत सारे सैनिक है, मतलब करीबन 20 से 22 हज़ार के करीब, और सारे सैनिकों के बारे में सारी खबरें और चांसलर कुई की मनी लॉन्ड्रिंग और जितने भी वो घपला कर रहे हैं, जितने भी उन्होंने चोरियां की है, सबके बारे में लिख दिए होते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और प्रिंस हैंगिंग आराम से बैठ जाते हैं। वो एक हैंकी दिखाते हुए कहता है कि आपको पता नहीं है, मुझे पता चला है कि नोबल कंसर्ट के रास्ते में ही मौत हो गई थी और ये महाराज के हाथ हुआ था। तो वो कहते हैं अच्छा। चांसलर कुई बैठे मतलब वहाँ पे बैठे होते हैं प्रिंस हैंगिंग, तभी वो आदमी हैंकी निकाल कर दिखाता है और कहता है कि आप इसे पहचानते हैं ना। तो वो कहता है कि ये सब क्या है, तुम लोग क्या करने वाले हो वान के साथ। तो वो बताता है कि हमें बताता है कि हमें अच्छे से पता है कि आप महाराज का साथ दे रहे हैं, तो अगर आपको वान को बचाना है तो आपको हमारा साथ देना होगा। चांसलर कुई ने कहा कि ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप वान को बचाना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर चांसलर कुई अपनी
ही बेटी का इस्तेमाल करके प्रिंस हैकिंग को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वही लकड़हारा या आदमी जो होता है वो कुछ सैनिकों को लेकर यहाँ पे आ रहा होता है। कहता है कि चलिए मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक को देखकर जो लाल परी होती है वो दौड़ते हुए जाती है वहाँ पे होटल में और सेकंड प्रिंस को बताती है कि जल्दी चलो, और फिर महाराज को जाके बताती है कि आप लोगों को जल्दी से छिपना होगा, यहाँ पे सैनिक आ गए हैं। सारे सैनिक आते हैं, जैसे ही दरवाजा अंदर खोल के जाते हैं तो अंदर कमरे में देखते हैं कि यहाँ पे साइजू यानी लाल परी और प्रिंस मतलब सेकंड प्रिंस दोनों एक साथ सोए होते हैं और वो जाते हैं। लाल परी ये लोग याद करते हैं कि कैसे महाराज को छिपाकर ये लोग यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। उसके बाद से ये लोग सैनिकों के पूछने पर बताते हैं कि हम दोनों यांग सिटी से हैं और हम दोनों वहाँ से भाग गए हैं। हालांकि हम दोनों बचपन के प्रेमी हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग भाग गए थे। और जब हमने यहाँ पे देखे और यहाँ पे कोई नहीं था तो हम लोग यहाँ पे आराम करने के लिए आ गए और कल रात हम दोनों को एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं हुआ और हम लोगों ने कल रात बहुत कुछ कर लिया। उसके बाद से वो लोग कहानी बताते हैं, मतलब सेकंड प्रिंस जो होता है वो कहानी बताता है कि यांग सिटी की जो लाल परी है ना, आपको तो पता है वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो मेरे प्यार में पड़ गई थी और मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी और मुझे उससे शादी नहीं करना था, इसलिए मैं अपने प्रेमिका के साथ यहाँ पे भाग आया। उसके बाद से सैनिक पूछते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग एक काम करो, उन लोग को फोटो दिखाते हैं, कहते हैं कि जैसे तुम लोग को ये अपराध तुम लोग हमें इन्फॉर्म कर देना, तुम लोग को अच्छा इनाम मिलेगा। तो वो लोग कहते हैं कि जी, मतलब वो लोग यहाँ पे चारों ओर छानबीन करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। तभी वो लोग देखते हैं कि अलमारी में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो वो लोग जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही होते हैं, कोई नहीं होता। और सैनिक यहाँ पे मतलब आराम से निकल जाते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि महाराज और मेंगमेंग यहाँ पे एक बड़ी सी चटाई के पीछे छिपे होते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाते। वहाँ से जैसे ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लू हुआन और गार्ड कॉन्ग आते हैं, जिन्हें देखकर सैनिक पूछते हैं कि तुम लोग ने कहा था यहाँ पे सिर्फ तुम दो लोग हो, तो ये दोनों कौन है। यहाँ पे सेकंड प्रिंस जो होते हैं वो नाटक करने लगते हैं, कहते हैं कि ये साई परिवार से है, ये हम लोगों को पकड़ के ले जाना चाहता है साई परिवार की मैडम से शादी कराने के लिए और हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो भी उन दोनों को भगाने लगते हैं, कहते हैं तुम लोग पागल हो क्या। ये लू हुआन के नाटक में साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हें पता है साई परिवार की बेटी ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हें उनसे शादी करना चाहिए और तुम्हें तो भाग्यशाली होना चाहिए कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो उसे भगा देते हैं, कहते हैं ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है, निकलो यहाँ से वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लू हुआन वहाँ से जाने लगता है तो समय का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो सेकंड प्रिंस होते हैं वो उसे एक पत्थर उठाकर मार देते हैं लू हुआन के। लू हुआन गार्ड कॉन्ग का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं कि हाँ चलो अब हम यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नौकरानी जाती है खाना देने के लिए वान के रूम में, जहाँ पे सैनिक उसे अंदर जाने देते हैं, लेकिन नौकरानी खाना देकर कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटा के बाहर आती है और हम बाहर आते हुए देखते हैं कि वो वान होती है। तो जब जा रही होती है तो एक मैडम पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ तो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो कहती है अच्छा, तो वो खून दिखाते कहती है देखो मुझे खून आ रहा है और खांसी सर्दी हो गई। तो वो कहती है ठीक है जाओ छुट्टी पे जाओ। यहाँ से वान जा रही होती है तभी अपने पिता को आते देखकर छिप जाती है पत्थर के पीछे, जहाँ पे उसके पिता बात कर रहे होते हैं कि अगर महाराज की मृत्यु हो गई तो उसके पास सिंहासन मेरा होगा। ये सब सुनने के बाद वान घबरा जाती है, कहती है कि मुझे जल्दी से ये सारी खबरें जाकर प्रिंस को बताना होगा, प्रिंस हैकिंग को बताना होगा। वान यहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौकरानी अंदर बंदी होती है और वो खटपट कर देती है, जिसके बाद से सैनिक आते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये तो नौकरानी और राजकुमारी बाहर निकल गई हैं। राजकुमारी बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उसके पिता के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, मतलब सैनिक उसे पकड़ देते हैं, घुटनों को बल बैठा देते हैं। जिसके बाद वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी बंद करो, अब ये सब मत करो, महाराज आपके भतीजे हैं, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पिताजी कहते हैं कि इसे ले जाकर बांधो, इस पर कड़ी नजर रखो, अगर ये भागने में इस बार कामयाब हुई तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आगे की सीन में महाराज, मेंगमेंग, लाल परी और दूसरे राजकुमार सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्टीवर्ड लू यानी लू हुआन क्यों नहीं है। तभी लू हुआन आते हैं, महाराज कहते हैं अंदर आ जाओ, सैनिक चले गए हैं। लू हुआन आते हैं, एक पर्ची देते हैं जिसमें लिखा होता है कि सब कुछ तैयार है। तो मेंगमेंग पूछते हैं कि आप हम लोग महल जा सकते हैं, तो महाराज कहते हैं हाँ। उसके बाद से लाल परी कहती है कि लेकिन बाहर इतने सारे गार्ड्स लगे हुए हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो मेंगमेंग कहती है मेरे पास एक तरीका है, और वो ताकती है दूसरे राजकुमार की तरफ। सभी लोग दूसरे राजकुमार को देखते हैं तो दूसरा राजकुमार कहते हैं मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे लोग की अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैंने पहले ही तुम लोग की बहुत ज़्यादा मदद की है, अब क्या ही मदद कर सकता हूँ मैं, अब मैं जिम्मी चू जा रहा हूँ। यहाँ पे मेंगमेंग उससे देखकर मुस्कुराती है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो मैंने कहाँ क्या गलती की है। चलो टेक केयर।